आज हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट इनटू क्लोनिंग वेक्टर को स्टडी करेंगे। हमने पिछले वीडियोज में स्टडी किया है कि जीन क्लोनिंग के 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक डीएनए इंसर्ट जिसे क्लोन करना होता है उसे आइसोलेट और प्यूरिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप में इस डीएनए इंसर्ट को एक सूटेबल वेक्टर में प्रवेश करवाया जाता है। थर्ड स्टेप में इस प्रकार से जो एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता है डीएनए इंसर्ट के वेक्टर में प्रवेश करवाए जाने के पश्चात उसे हम एक एप्रोप्रिएट होस्ट सेल में प्रवेश करवाते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फोर्थ स्टेप में वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुई है उनको अलग कर लेते हैं। और फिफ्थ स्टेप में डीएनए इंसर्ट की क्लोनिंग या इसका एक्सप्रेशन या इसका होस्ट जीनोम में इंटीग्रेशन होता है। आज हम यह स्टडी करेंगे कि डीएनए इंसर्ट को वेक्टर में कैसे इंटीग्रेट करवाया जाता है। जब एक डीएनए फ्रैगमेंट जिसे क्लोन करना है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक हम एप्रोप्रिएट वेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो डीएनए सेगमेंट को वेक्टर में एक एप्रोप्रिएट साइट पर इंटीग्रेट करवाया जाता है। वेक्टर को ओपन करने के लिए उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया जाता है। यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वेक्टर को उस साइट पर कट करता है जहां पर इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है और यहीं पर डीएनए इंसर्ट को इंटीग्रेट करवाया जाता है। पिछले वीडियोज में हमने स्टडी किया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम 2 प्रकार के कट लगाते हैं। एक प्रकार के कट को हम स्टैगर्ड कट कहते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग पोजीशन पर कट करते हैं जिससे प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं। प्रोट्रूडिंग एंड्स में डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कुछ बेसिस आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है और इस प्रकार से जो 2 प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं वो रिकॉग्निशन साइट्स की पैलिंड्रोमिक नेचर के कारण कप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये प्रोट्रूडिंग एंड्स आपस में बेस पेयरिंग पुनः कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कोहेसिव या स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अपनी रिकॉग्निशन साइट में एक और प्रकार का कट भी लगाते हैं जिसे इवन कट कहते हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही पोजीशन पर कट करते हैं जिससे ब्लंट एंड्स बनते हैं। यहां आज हम यह स्टडी करना है कि डीएनए इंसर्ट वेक्टर में इंटीग्रेट कैसे हो पाता है। इस संबंध में डीएनए इंसर्ट और वेक्टर की कई पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती है। उनमें से हम यहां 3 पॉसिबल सिचुएशंस को
स्टडी करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है कि जब डीएनए इंसर्ट और वेक्टर दोनों में ही कोहेसिव एंड्स होते हैं और दोनों के कोहेसिव एंड्स कंपेटिबल होते हैं या मैच्ड होते हैं। यह सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है वेक्टर को और डीएनए इंसर्ट को ज्वाइन कराने में। यह तब होता है जब हम वेक्टर को उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करते हैं जिसे डीएनए इंसर्ट को आइसोलेट करने के लिए यूज किया गया था, जिससे यह होता है कि डीएनए इंसर्ट और जो वेक्टर होता है उनमें जो प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं वो कोहेसिव भी होते हैं तथा एक दूसरे के कंपेटिबल या मैच्ड भी होते हैं। इसके पश्चात जब हम डीएनए इंसर्ट और वेक्टर को आपस में मिक्स करते हैं तो प्रॉपर अनीलिंग कंडीशंस में ये डीएनए इंसर्ट वेक्टर से इंटीग्रेट हो जाता है। इसी प्रोसेस का यह फायदा भी है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम यूज करके इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डीएनए इंसर्ट को अलग भी कर सकते हैं। इसे अब हम प्रोसेस को इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि इस डायग्राम में जो डीएनए इंसर्ट है और जो वेक्टर है उसे एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम EcoR फर्स्ट से कट करते हैं तो दोनों में सेम प्रकार के कोहेसिव प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं, जिसके कारण डीएनए इंसर्ट आसानी से वेक्टर में इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोट्रूडिंग जो एंड्स हैं या जो कोहेसिव एंड्स हैं डीएनए इंसर्ट के और वेक्टर के वो आपस में मैच करते हैं। इस प्रकार से एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाता है। इस डायग्राम में यह भी बताया गया है कि चूंकि डीएनए इंसर्ट के जो दोनों प्रोट्रूडिंग एंड्स हैं वो कोहेसिव है, इसलिए डीएनए इंसर्ट के जो कोहेसिव एंड्स हैं वो आपस में भी बेस पेयरिंग कर सकते हैं और एक सर्कुलराइज्ड डीएनए इंसर्ट को बना सकते हैं। इसके अलावा एक वेक्टर के जो दो प्रोट्रूडिंग एंड्स हैं वो भी कोहेसिव होते हैं और वो भी आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार एक अनचेंज्ड सर्कुलर वेक्टर दोबारा भी बन सकता है। तो यह फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें डीएनए इंसर्ट और वेक्टर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया जाता है और दोनों में सेम प्रकार के कोहेसिव प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं। सेकंड सिचुएशन है जब वेक्टर और डीएनए इंसर्ट दोनों में कोहेसिव एंड्स तो पाए जाते हैं लेकिन वो आपस में मैच नहीं करते हैं। यह कंडीशन तब होती है जब हम डीएनए इंसर्ट को तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की
हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, जबकि वेक्टर को हम किसी अन्य रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट करते हैं। तो इससे वेक्टर में भी कोहेसिव एंड्स बनते हैं और डीएनए इंसर्ट में भी कोहेसिव एंड्स बनते हैं। पर चूंकि ये कोहेसिव एंड्स अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से बने हैं, इसलिए ये कंपेटिबल नहीं होते या अनमैच्ड प्रकार के होते हैं। इस सिचुएशन में हम निम्न अप्रोच को अपना करके डीएनए इंसर्ट को वेक्टर में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। फर्स्ट हम यह करते हैं कि डीएनए इंसर्ट और जो वेक्टर हैं इनके प्रोट्रूडिंग एंड्स को क्लीव कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं और इन दोनों के यानी वेक्टर के और डीएनए इंसर्ट के एंड्स को ब्लंट एंड्स में चेंज कर देते हैं। इसके पश्चात ब्लंट एंडेड वेक्टर और ब्लंट एंडेड डीएनए इंसर्ट को जब T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम की अधिकता में मिलाते हैं तो इनके ब्लंट एंड्स जो है वेक्टर के और डीएनए इंसर्ट्स के वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि T4 डीएनए लाइगेज इनमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। सेकंड अप्रोच हम यह अपना सकते हैं कि जो डीएनए इंसर्ट और वेक्टर के हमने ब्लंट एंड्स बनाए हैं उनके 3' एंड्स पर हम टेलिंग प्रोसेस द्वारा हम वेक्टर के तो 3' एंड्स पर एक पॉली टी चेन जोड़ देते हैं और डीएनए इंसर्ट के 3' एंड पर हम एक पॉली ए चेन जोड़ देते हैं। यह टेलिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वाले वीडियो में स्टडी भी किया था, और यह एक टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम की सहायता से होता है जो टेलिंग प्रोसेस करता है। इस प्रकार वेक्टर और डीएनए इंसर्ट दोनों में प्रोट्रूडिंग एंड्स बन जाते हैं और ये प्रोट्रूडिंग एंड्स एक दूसरे के कंपेटिबल होते हैं या मैच्ड होते हैं जब हम इन दोनों को यानी वेक्टर को जिसके 3' एंड पर हमने टी टेल ऐड किया है और डीएनए इंसर्ट जिसके 3' एंड पर हमने ए टेल ऐड किया है को प्रॉपर अनीलिंग कंडीशन में मिक्स करते हैं, तो इनके जो प्रोट्रूडिंग एंड्स होते हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाता है। थर्ड अप्रोच हम यह अपना सकते हैं कि जो वेक्टर और डीएनए इंसर्ट के ब्लंट एंड्स हैं इनके साथ हम लिंकर जोड़ देते हैं। लिंकर को भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वाले वीडियो में स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि लिंकर डबल स्टैंडर्ड केमिकली सिंथेसाइज्ड शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें एक या अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है। इस प्रकार जब हम लिंकर को वेक्टर और डीएनए इंसर्ट्स के ब्लंट एंड्स पर जोड़ देते हैं, उसके बाद हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ही लिंकर को क्लीव कराते हैं, तो डीएनए इंसर्ट और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं जो कोहेसिव एंड्स होते हैं। चूंकि वेक्टर
और डीएनए इंसर्ट दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ही क्लीव करवाया गया है, इसलिए इनमें जो प्रोट्रूडिंग एंड्स बनते हैं वो कंपेटिबल होते हैं या मैच्ड प्रकार के होते हैं। और जब एक सूटेबल कंडीशंस में दोनों को हम मिलाते हैं तो इनमें बेस पेयरिंग हो जाती है और डीएनए इंसर्ट वेक्टर में इंटीग्रेट हो जाता है। थर्ड जो कंडीशन हो सकती है या जो हम सिचुएशन है वो हम लेते हैं जब हम डीएनए इंसर्ट और वेक्टर को एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हम जब तैयार करते हैं कि उनमें ब्लंट एंड्स बनते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इवन कट्स लगाते हैं जिससे ब्लंट एंड्स दोनों में बन जाते हैं। अब इन ब्लंट एंड्स वाले वेक्टर और डीएनए इंसर्ट को अभी हमने जो ऊपर सेकंड हेडिंग में जो अप्रोचेज पढ़ी थी उनके द्वारा जोड़ सकते हैं, जिसमें हमने या फिर हम जो ब्लंट एंड्स वेक्टर है और डीएनए इंसर्ट है इनको T4 डीएनए लाइगेज की अधिक अमाउंट में प्रॉपर अनिलिंग कंडीशन में मिक्स करते हैं तो T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम वेक्टर और डीएनए इंसर्ट के जो ब्लंट एंड्स है इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना देते हैं और इस प्रकार जो है डीएनए इंसर्ट वो वेक्टर में इंटीग्रेट हो जाता है।